हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो वेलकम टू दिस वीडियो। हम इसमें बात करने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग की। किसके बारे में बात करेंगे? रिसोर्स प्लानिंग की। देखो, इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि रिसोर्स की प्लानिंग करने की बात हो रही है ना। तो दैट मीन्स कि अब रिसोर्स प्लानिंग कहाँ करने की जरूरत पड़ती है, आपको एक चीज तो पता होना चाहिए। मान लो कोई चीज आपके पास एक्सेस में है, तो क्या इस उसके यूज करने के लिए आपको प्लानिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। और एक्सेस में हो, रिसाइक्लेबल हो या रेन्यूएबल हो, ठीक है, क्या है? रेन्यूएबल हो, तो क्या आपको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो इसका मतलब प्लानिंग करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे इंडिया जैसी एक कंट्री है, इंडिया जैसी एक कंट्री है, ठीक, इंडिया एक कंट्री है, इसके पास क्या है? डिफरेंट टोपोग्राफी है, डिफरेंट एरिया है ना, लार्ज एक एरिया है। तो हर जगह पे क्या इक्विटेबल रिसोर्सेस पाया जाएगा? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे कोई नेचुरल रिसोर्स पाया जाए, कहीं पे कोई नेचुरल रिसोर्स पाया जाएगा, है ना। तो ये केस आएगा। तो इसको अब मान लीजिए इक्विटेबल यूज करना है, जो रिसोर्स का इक्विटेबल यूज करना है, तो उसको कैसे यूज करेंगे भैया? तो उसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है। उसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है। दैट मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स जब करना है, तब हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। और इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है ना, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस में, तो फिर तो भाई बनता ही है। जैसे कुछ एरिया है जहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेस, कुछ एरिया है जहाँ पे कुछ रिसोर्सेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डेफिशिएंटी है कुछ अदर रिसोर्सेस की। जैसे एक सिंपल सा केस ले लो, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपोजिट तो अच्छा खासा है, ठीक है, अच्छा खासा है। अरुणाचल प्रदेश को देख लो, एबंडेंस ऑफ वाटर है ना, वहां पे वाटर रिसोर्स तो बहुत अच्छा खासा है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जब लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो वाटर रिसोर्सेज का यूज तो हम कर ही नहीं सकते ढंग से। स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें, तो वहां पे सोलर और वाइंड एनर्जी का बहुत ही अच्छा स्कोप है ना, बट वहां पे लैक क्या करता है? वाटर रिसोर्सेज का लैक कर रहा है। किसका रिसोर्स का लैक कर रहा है? वाटर रिसोर्सेज का लैक कर रहा है। अब आप बोल सकते हो कि सर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है, तो वाटर रिसोर्स को लैक करने से भी क्या ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक रहेगी, जो पीपल्स रहेंगे, है ना, जो सोसाइटी रहेगी, उनको तो नीड है ना वाटर की। अब वहां पे विंड एनर्जी चलाओगे तो वहां पे फिर एक लेबर्स तो रहेंगे ना, लेबर रहेंगे वहां पे, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो उनके लिए वाटर की स्कैरसिटी अगर होगी, वाटर स्कैरसिटी होगी, तो क्या वहां पे लोग सरवाइव करेंगे वहां पे? है ना, दिक्कत होगी, डिफिकल्टीज आएगी, है ना। तो इसलिए वहां पे जो वाटर रिसोर्सेस है उसको भी मैनेजमेंट करना, उसकी भी प्लानिंग करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। जैसे आप कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का ले लो, रिलेटिवली क्या आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बट उसके पास रिच कल्चरल हेरिटेज है, बट डेफिशिएंट किसका है? वाटर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इवन सम वाइटल मिनरल्स का भी है। तो दैट्स वाई जब ये कहीं पर कोई चीज एक्सेस में है और कहीं पर कुछ किसी चीज की डेफिशिएंसी है, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है। कहाँ पे? नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर एंड लोकल लेवल पर, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग करने के भाई तीन कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है, मतलब तीन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसपे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिसोर्सेज की इन्वेंटरी निकालनी पड़ेगी, क्या क्या रिसोर्सेज वहां पे मिलेगा, एंड देन उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स करना पड़ेगा। ये चीजें पहले स्टेप में होंगी। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, उसमें भी क्या? सर्वे होना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड आपका जो स्टेप आता है, उसमें क्या होता है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना, ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ, इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ, कि हमें इंप्लीमेंट कर सके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तीसरा, कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हो वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए, है ना। तो ये एक तरीके से जब करेगा काम, तो ही आपका रिसोर्स प्लानिंग एक हमारे देश में बेटर वे में काम कर पाएगा, है ना। ये मैनेजमेंट है, एक तरीके से क्या है? ये मैनेजमेंट है रिसोर्स का। किसका? रिसोर्स का मैनेजमेंट है। तो ये केस आ जाता है। तो ये हमने बात करी रिसोर्स प्लानिंग की, और रिसोर्स प्लानिंग के तीन क्राइटेरिया, तीन स्टेप्स की हमने बात करी, जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की अब बात करेंगे। किसकी? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई ये तो हमने, चलो रिसोर्स प्लानिंग का केस आ गया। अब रिसोर्स प्लानिंग का, उसके बाद हमें कंजर्व भी तो करना है, क्योंकि क्या है कि
इरेशनल, इरेशनल मतलब लाइक अत्यधिक कंजप्शन शुरू हो गया है ना, बिना सोचे समझे हम यूज करते जा रहे हैं, और ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का, है ना, जिसकी वजह से ये दोनों ही ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, है ना। सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज में भी दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो कि एक रिच सेक्शन है, जैसे आप दिल्ली की बात करें, एक पॉश एरिया है ना, जहाँ पे क्या है सारी फैसिलिटीज है, और एक झुग्गी झोपड़ी एरिया है ना, जहाँ पे क्या है वाटर की स्कैर्सिटी है। अब एक बात बताओ, ये क्या है, यहाँ पे तो एक्सेस वाटर यूज हो रहा होगा, क्योंकि भाई क्या है, इनके पास पैसा है, इन्होंने एक्सेस वाटर यूज कर लिया, और यहाँ पे पैसे की कमी है, या फिर उस तरीके से वाटर स्कैर्सिटी है जिसको वो अपनी डिमांड को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना दोनों के बीच में। और फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, लोगों को चिढ़ होने लगेगी, है ना, ये भी चीज। दूसरा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम एक्सेस यूज जब करेंगे, जब भी एक्सेस यूज करेंगे, तो भाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, है ना। इस प्रॉब्लम से हमें ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा एट वेरियस लेवल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ही हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा, नहीं, हमें स्टेट लेवल पर, हमें रीजनल लेवल पर, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक, ये मेन कंसर्न होना चाहिए था लीडर्स एंड थिंकर इन द पास्ट में। जैसे गांधी जी कहते थे, गांधी जी की बहुत ही अच्छी लाइन थी कि देखो, गांधी जी की अच्छी लाइन थी कि एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। मतलब जो भी रिसोर्सेस है ना हमारे पास, वो हमारी नीड को तो फुलफिल कर लेगी, एनफ है उतने के लिए, बट हमारी ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो उन्होंने दिया था रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो he placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology at the root cause of resource depletion at the global level। यानी रूट कॉज देखो, ग्लोबल लेवल पर जब रिसोर्स का एक्सेसिव यूज हो रहा था, रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा था, तो उसका रीजन वो मानते हैं कि सेल्फिश इंडिविजुअल, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये दो ऐसे रीजन है, रूट कॉज है, जो रिसोर्स डिप्लेशन के सबसे बड़े रोल निभाते हैं, ठीक है। इवन वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। वो क्या थे, मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय द मास हो। किसके खिलाफ थे, मास प्रोडक्शन, मतलब मास में प्रोडक्शन ना हो, प्रोडक्शन जो हो वो बाय मासेस के द्वारा हो, प्रोडक्शन जो हो बाय मासेस के, बाय द मासेस, मासेस के द्वारा हो, है ना। पब्लिक ज्यादा से ज्यादा, उनमें तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, वो ये चाहते थे। ठीक, तो अब इसी चीज पे थोड़ा सा एक आपको एनसीईआरटी में एक टेबल फॉर्म में देता है जिसपे पॉइंट्स लिखे रहते हैं। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आते हैं ये सब चीजें, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करी गई, तो क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमेटिक इन 1960। मैंने फर्स्ट टाइम 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी गई, है ना, सिस्टमेटिक वे में, एक्चुअली सिस्टमेटिक वे में, किसके वे में, सिस्टमेटिक वे में। और 1974 में गांधीयन फिलोसफी जो वंस अगेन जो प्रेजेंट की है शुमाकर के द्वारा की गई, किसके द्वारा, शुमाकर के द्वारा, किसमें लिख करी गई, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में करी गई ना। इस seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by Brundtland Commission report। Brundtland Commission report 1987 में आई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कॉन्सेप्ट लेके आया गया। इसका मतलब था कि एडवोकेट किया गया कि मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक आवर कॉमन फ्यूचर। दैट मीन्स ब्रंटलैंड ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है, कमीशन रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट 1987 की, उसमें आवर कॉमन फ्यूचर बुक, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, बुक में पहली बार सस्टेनेबल वर्ड का कंसेप्ट है, किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी। जो अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992 में, जहाँ पे एजेंडा 21 की बात करी गई थी। किसकी बात करी गई थी, एजेंडा 21। ये किसके लिए था, ये था कि इन्वायरमेंट के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, है ना, और सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के ऊपर, इन पे काम करने के लिए, इस पे सभी कंट्री क्या रूरल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर
एजेंडा बनाएंगे, 21 एजेंडा बनाएंगे जो कि किसके साथ मीट होनी चाहिए, ग्लोबल एजेंडा 21 के साथ मीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई थी कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में। ठीक, तो ये केस हुआ था कि किस तरीके से हम रिसोर्सेस का कंजर्वेशन शुरू करेंगे। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्स। तो भाई लैंड भी क्या है, एक तरीके से रिसोर्स है, क्योंकि लैंड का जब हम टेक्नोलॉजी के साथ तो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, है ना, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, और उसका हम वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर पाए, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो लैंड क्या है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर लेता है और टेक्नोलॉजी के प्रेफर करता है ना, ये इकोनॉमिकली वो क्या कहते हैं, फिजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो भाई सही सी बात है, फिर लैंड क्या है, रिसोर्स ही होगा। तो लैंड एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे, ये सपोर्ट करता है किसको, नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को। इवन इंडिया के पास जो वेरियस रिलीफ फीचर्स हैं, वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जैसे माउंटेन्स होगा, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, आइलैंड हो गए, ये सारे आपके क्या है, इंडिया की एक वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। इंडिया में यूटिलाइजेशन लैंड का कैसे होता है, जब लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो देखो उसका रीजन पहला है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के रूप में यूज होता है, किसके रूप में यूज होता है, फॉरेस्ट के रूप में। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब देखो दो चीजें, एक तो फॉरेस्ट के लिए होता है, एक वो होता है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो, जैसे वेरन एंड वेस्ट लैंड होता है। ठीक है, दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। लैंड वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज होते हैं, लाइक बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री। वहां पे क्या एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता, तो वहां पे बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्री बनाई जाती है, ये कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज हो रहा है। बैरन एंड वेस्टलैंड, अब थोड़ा सा ना बैरन लैंड के बारे में जानेंगे, जानेंगे कि बैरन लैंड होता क्या है। देखो बैरन लैंड का मतलब होता है अ रीजन ऑफ लैंड दैट हैज लिटिल और नो प्लांट ग्रोथ। वहां पे कोई प्लांट ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका रीजन होता है पुअर सॉइल क्वालिटी। रीजन क्या है, पुअर सॉइल क्वालिटी या लैक ऑफ वाटर या एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जिन लैंड पर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं होता उसको बैरन लैंड कहते हैं। अब इसके क्या कारण है, देखो मैं ना, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कारण है सॉइल क्वालिटी। ठीक है, सॉइल क्वालिटी के टॉक्सिक हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट से डिजर्ट्स एंड टुंड्राज हो गए, ये जनरली बैरन लैंड क्रिएट कर देते हैं। डिफोरेस्टेशन, जब आप ट्री को क्या करते हो, रिमूव करते हो, क्योंकि रिटेन वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता था, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता था, वो भी क्या है, एक तरीके से बैरन लैंड की तरफ चला जाता है। ओवर ग्रेजिंग अगर हो जाए, लाइफ स्टॉक भी क्या करता है, वेजिटेशन को डैमेज कर देता है और प्रिवेंट करता है रिकवरिंग होने से। सैलिनाइजेशन भी, देखो ओवर ग्रेजिंग की बात करिए, सैलिनाइजेशन जब भी सॉल्ट सॉइल के ऊपर बनता है तो वो जो सॉइल्स होते हैं वो प्लांट के लिए अनयूजुअल हो जाते हैं। तो जैसे आपके बैरन लैंड डेजर्ट्स, बैरन लैंड कौन सा डेजर्ट है, हाई माउंटेन है, पोलर रीजन है। ह्यूमन इम्पैक्ट भी काम करता है, जैसे आजकल ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से डेवलपमेंट एंड लैंड यूज प्रैक्टिस है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब एक्सेस तरीके से यूज हो रहा है, और एक तरीके से क्या है कि सस्टेनेबल यूज नहीं हो रहा है ना। ठीक है, एक्सेस मात्रा में यूज हो रहा है और किसी भी तरीके से विदाउट एनी रिसोर्स प्लानिंग के यूज हो रहा है, तो फिर तो दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है, यही होते हैं वेरन एंड वेस्टलैंड होता है। अब आते हैं कि ये तो हो गए कि चलो भैया फॉरेस्ट के रूप में हो गए, एक हो गए जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन वाले हो गए जो कल्टीवेशन के लिए हो ही नहीं सकता, और वो लैंड जो कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज होता है। दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, है ना, वो भी केस आ जाता है, जैसे परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड का केस आ जाता है। ये भी क्या है, एक तरीके से अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, कुछ मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के लिए वो छोड़ दिए जाते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड जो एक 5 साल क्या है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, 5 साल से ज्यादा तक अगर किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड कर वहां पे खेती ना की जाए तो उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। अच्छा, फैलो लैंड किसे कहते हैं, हमने बैरन लैंड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फैलो लैंड के बारे में। देखो फैलो लैंड का मतलब होता है ना, सीधी सी बात है कि जो एक या उससे कम के लिए अगर छोड़ा गया है कल्टीवेशन के लिए वो लैंड, तो उसको करंट फैलो कहते हैं। मतलब मान लो कि 1 साल के लिए हमने इस पे खेती नहीं की, तो ये फैलो लैंड कहा जाएगा, इसमें भी करंट फैलो लैंड कहा जाएगा। तो अदर देन करंट फैलो में क्या होता है कि अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to
5 एग्रीकल्चर, देखो अगर 5 ईयर से भी ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। और जो 1 से 5 साल के बीच में होगा वो अदर देन करंट फैलो के बीच में आ जाते हैं, ठीक। अब नेट सोन एरिया की बात करते हैं। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एरिया है, ठीक है, इसमें क्रॉप प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये नेट सोन एरिया हो जाए। लेकिन अगर मान लो कि इसी एरिया में 2 बार, साल के अंदर 2 बार क्रॉप प्रोडक्शन किया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया किया जाएगा। क्या कहा जाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया। ये नेट सोन एरिया क्या है, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार होगा, प्लस नेट सोन एरिया, वो कितना लैंड उसमें आ जा रहा है। एक से ज्यादा बार हुआ मतलब 2 बार हुआ, और प्लस नेट सोन एरिया मतलब सीधी सी बात है 2 बार हुआ ना, और नेट सोन एरिया जितना है उसको अगर ऐड कर दे तो हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी किसकी, कि लैंड रिसोर्सेज के बारे में, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करी। अब हम बात करने जा रहे हैं लैंड यूज पैटर्न के ऊपर, है ना। कि देखो, यूज ऑफ लैंड दो तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, एक फिजिकल फैक्टर और एक ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर से टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी मतलब माउंटेन्स, वैली, ठीक है। और ये तो हो गए नेचुरल फैक्टर्स, और इसमें आपके ह्यूमन फैक्टर्स में आ गया, रोड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डैम्स हो गए, ये सारे फिजिकल फैक्टर टोपोग्राफी के अंदर आ जाते हैं। ह्यूमन फैक्टर की बात करिए, जैसे पॉपुलेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। ये आपका लैंड यूज पैटर्न बता रहा है, इसको आप देख सकते हो। वेस्टलैंड क्या होता है, वो लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर विच इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, रोड, रेलवे, वेस्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टलैंड कहते हैं, ठीक है। जहां पर आपका रॉकी हो, एरिड हो, डेजर्ट एरिया, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री, उनका एग्रीकल्चर यूज ना हो पाए, अदर चीज हो रही हो, अदर देन एग्रीकल्चर यूजेस के अलावा बाकी सारे काम हो रहे हो, तो वेस्टलैंड के अंदर में आ जाता है। कॉन्टिन्यू यूज जब किया जाता है लैंड का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, without taking appropriate measure to conserve and manage it, has resulted in land degradation। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, क्या देखो, जब भी लैंड का ना जब ओवर यूज हो जाता है, एक्सेस यूज हो जाता है, विदाउट किसी कोई अप्रोप्रिएट मेजर लिए उस लैंड को कंजर्व या मैनेज करने के लिए, तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, जब ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ये जनरली लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि आसपास का जो सॉइल है ना, जो लैंड है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, वो अब नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेस के हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पे अगर आप नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हो जाते हैं तो वहां पे बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा वहां पर, है ना। वो आपके लिए क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी वहां पर। तो ये भी केसेस आ जाते हैं। माइनिंग जो साइट्स होते हैं डीप स्कार्स छोड़ देते हैं, और ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड, लैंड को क्या करते हैं, एक तरीके से कंप्लीटली लैंड रिसोर्स का क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो किसी लायक यूज करने लायक नहीं रह जाता। इवन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो वेस्ट होते हैं, वो मेजर सोर्स है लैंड और वाटर पॉल्यूशन के, मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर बहुत ही मेजर रीजन है। तो भाई कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाकर, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेप, और एक्सेसिव ग्रेजिंग ना हो पाए, ओवर ग्रेजिंग ना हो पाए, तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो ग्रेजिंग का, ठीक है, कि कैसे जानवर खाएंगे कितना, मतलब ये नहीं कि लगातार उसी लैंड एरिया पे खा रहे हैं, तो जिससे क्या होगा वहां पे भाई, ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहां पे जो लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट, प्लांट शेल्टर बेल्ट बनाना चाहिए प्लांट्स के लिए, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, और थॉर्नी बुशेस ग्रो कर कर सैंड, ये डेजर्ट की बात करी जा रही है, कहाँ पर, डेजर्ट की, उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है जिससे कि हवा की वजह से वो उतना बहे नहीं। वेस्टलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद उसका डिस्चार्ज और डिस्पोजल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिसोर्स प्लानिंग समझ में आया होगा। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करी यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में बात करी, लैंड पैटर्न की बात करी हमने, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करी। आई होप आपको ये वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, एंड थैंक्स टू ऑल।